हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीबीबी आर्ट्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में भूगोल विषय के 2023 का जो पेपर है उसको पूरा सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि हर साल क्वेश्चन रिपीट होते हैं और प्रीवियस ईयर पेपर आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। बहुत सारे फायदे होते हैं, कहां कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किन किन चैप्टरों से पूछे जाते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन ज्यादा बार पूछे जाते हैं, ये सब कुछ आपका तैयार हो जाता है। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर पेपर जरूर देखना चाहिए। आज के इस वीडियो में 2023 का जो है पेपर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं आज हम लोग 2023 का जो है भूगोल का पेपर। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इसको पूरा समझेंगे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ बात करेंगे हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न पर। ठीक है, कॉपी में कैसे लिखना है मैं सब कुछ आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, क्योंकि पूरा को पूरा जो मैं पूरा इसका आंसर लिख के लेकर आया हूं। बहुत आसान शब्दों में विथ ट्रिक के माध्यम से मैं आपको याद कराने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे जो है यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न में पहला प्रश्न यहाँ पे है, मानव भूगोल की निम्न में से कौन सी संकल्पना प्रकृति की सर्वोच्चता में विश्वास करती है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि कौन सी संकल्पना है। संकल्पना का मतलब विचार, थॉट, भावनाएं। इसमें से जो प्रकृति की सर्वोच्च यानी प्रकृति को सर्वोच्च बताता है, जो कुछ भी है वो प्रकृति ही है। तो यहाँ पे जवाब होगा आपका, ये हो जाएगा सा वाला, पर्यावरण निश्चयवाद। निश्चयवाद का मतलब होता है इसमें प्रकृति सर्वशक्तिमान होता है, उसी को कहते हैं पर्यावरण निश्चयवाद। तो दोस्तों यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि पहले का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जो है यहाँ पे सा वाला। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे है, निम्नलिखित में से किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, आप इसको जरूर देखें। जनसंख्या किसकी सबसे अधिक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका का। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले नंबर पे देखिए चीन है। ठीक है, पहले नंबर पे चीन है। दूसरे नंबर पे जो है भारत है, हालांकि भारत पहले नंबर पे आ चुका है। और तीसरे नंबर पे देखा जाए तो यूएसए है। ठीक है, टॉप 3 में। तो यहाँ पे देखिए यूएसए का नाम दिया गया है, तो ये राइट आंसर यूएसए हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों आप दे सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक बगाती फसल नहीं है। तो देखिए 2020 में, 22 में, 23 में लगातार एक क्वेश्चन पूछा गया है। बगाती फसल की बात हो रही है, तो बगाती फसल का मतलब वे फसल जो बागानों में की जाती है उसे कहते हैं बगाती फसल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे नहीं पूछा है तो मक्का इसमें राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि चाय, रबर और कहवा ये सब जो है आपके बगाती फसल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि खट्टे रसदार फलों की कृषि के लिए की जाती है। तो राइट आंसर भूमध्य सागरीय कृषि जो है, यहाँ पे खट्टे रसदार जो फल होते हैं इनकी खेती की जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय क्रियाकलाप है। तो राइट आंसर इसमें व्यापार हो जाएगा, तीसरा जो है क्रियाकलाप। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो जनसंख्या घनत्व जो है पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक है। ठीक है, इस जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग पश्चिम बंगाल सर्वाधिक है और बिहार जो है पहले नंबर पे है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य से होकर इंदिरा गांधी नहर जाती है। तो इंदिरा गांधी जो नहर है ये राजस्थान से होकर जाती है। मैं थोड़ा सा आपको मानचित्र के माध्यम से यहाँ पे समझाने की कोशिश करूं तो आपको थोड़ा सा दोस्तों एहसास हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक थोड़ा सा इमेजिन करते हैं। यहां से देखिए ये तिब्बत से मानसरोवर झील के पास से एक नदी निकलती है। यहाँ पे एक राक्षसताल नदी राक्षसताल झील है, यहाँ झील से नदी निकलती है, नदी का नाम है सतलज नदी। ठीक है, और सतल नदी में जो है एक नदी आके मिलती है यहाँ से व्यासकुंड से, व्यास नदी, और इन दोनों का संगम होता है यहाँ पे। और फिर यहाँ से एक नहर निकाली गई है और इसी नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर, राजस्थान में बहती है। ठीक है, जो मरुस्थल एरिया से बहती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के। बॉम्बे हाई जो है खनन किसके लिए प्रसिद्ध है। तो जो बॉम्बे हाई है यहाँ पे जो है खनिज तेल इसके लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर इसमें सा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे अति लघु क्वेश्चन। अति लघु क्वेश्चन कैसे हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं इसको समझते हैं। तो सबसे पहले पूछा है कि मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए, सबसे पहले इसका आंसर देखते हैं कैसे जो है आप अपने कॉपी में जो है इसका आंसर लिखेंगे। तो देखिए बहुविकल्पीय सवाल जो है ये मैंने आपको बता दिया है कैसे कैसे जो है
आप इसको पूरा हल कर सकते हैं। और इसका आंसर कैसे देना है ये भी मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिखा दिया है, ठीक है, आप इस प्रकार से देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं यहाँ पे अब अतिलघु। अतिलघु में सवाल दोस्तों आपका है कि मानव भूगोल से आप क्या समझते हैं, इसको परिभाषित कीजिए। तो देखिए, एक तरफ मानव है, एक तरफ भूगोल है, इसका मतलब यह है कि मानव और भूगोल को मिलाकर यहाँ पे चलने की बात हो रही है, ठीक है। तो देखिए, मानव भूगोल के अंतर्गत मानव और पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। भूगोल का मतलब यहाँ पे इन्वायरमेंट माना गया है, और मानव और पर्यावरण के बीच जो अंतर संबंध है, इसी अंतर संबंध को मानव भूगोल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। रटजल के अनुसार कुछ परिभाषाएं यहाँ पे है, परिभाषा देख लेते हैं। कोई एक परिभाषा जो है आप अपने कॉपी में जरूर लिखेंगे, ठीक है। देखिए, मानव भूगोल जो है ये मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। मैं आपको सिंपल भाषा में दोस्तों समझाऊं तो देखिए, यहाँ पे बात हो रही है मानव समाज की। मानव कहाँ रहता है भैया? मानव रहता है अपने समाजों के बीच में रहता है। और पूरा जो मानव समाज है ये कहाँ रहती है? जवाब होगा पूरा मानव समाज धरातल पे रहती है। तो जो कुछ भी धरातल पे संसाधन है, ठीक है, जो कुछ भी धरातल पे संसाधन है, इन संसाधनों का मानव उपयोग करेगा। तो मानव का असर संसाधन पे पड़ा और संसाधन का असर मानव पे पड़ेगा। तो क्या आप दोनों में अंतर संबंध है कि नहीं है? बिल्कुल है। दूसरी बात यह है कि क्या एक दूसरे से दोनों जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं? बिल्कुल जुड़े हैं। और वहीं पे यहाँ पे जो संश्लेषित शब्द है, संश्लेषित का मतलब होता है जुड़ा होना, मिला होना। यानी एक तरफ मानव है, एक तरफ जो हमारी प्रकृति है, उसके बीच में अंतर संबंधों को बताया जा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि मानव और प्रकृति एक दूसरे से आपस में जुड़े हैं और संश्लेषित शब्द पर जोर दिया गया है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे एलन सी सैम्पुल के अनुसार। एलन सी सैम्पुल ने जो है परिभाषा क्या कहा है, देखिए, मानव जो भूगोल है, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी क्रियाशील मानव के बीच में परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन कहलाता है मानव भूगोल। पृथ्वी कैसी है? अस्थिर है। पृथ्वी स्थिर है? नहीं, स्थिर नहीं है। क्रियाशील मानव, क्रियाशील क्रिया मतलब काम, मानव काम कर रहा है, कुछ ना कुछ काम कर रहा है। भैया सिंपल सी बात है, जब आप कुछ काम करोगे तो परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। जो परिवर्तन होगा उसी के अध्ययन को क्या कहेंगे? मानव भूगोल कहा जाता है। ये सैम्पुल ने कहा है, बहुत ही सिंपल भाषा में सैम्पुल ने कहा है, ठीक है। इस बात को थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो मानव भूगोल है इसमें तीन चीजें हैं। एक तो दो चीजें इसमें है, एक तरफ मानव है और एक तरफ प्रकृति है, ठीक है। इन दोनों का जो अंतर संबंध है इसी को हम क्या कहेंगे? मानव भूगोल कहेंगे। विथ डायग्राम के माध्यम से भी आप इसे समझ सकते हैं, ठीक है। आई होप दोस्तों पहला आंसर आपको पता चल गया होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो जो अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है वो है दोस्तों यहाँ पे मानव संसाधन से क्या तात्पर्य है। तो इसका जो है आंसर कैसे लिखेंगे इसको भी समझ लेते हैं। मानव जो संसाधन उसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 10वां देखिए आपके सामने आ चुका है। मैंने हेडिंग डाला है यहाँ पे मानव संसाधन, और आप ये हेडिंग ऐसे ही लिखेंगे और अपने पेपर में लिखेंगे मानव संसाधन से तात्पर्य जब मानव अपने शारीरिक और बौद्धिक क्षमता के आधार पे अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करता है तो उसे कहते हैं मानव संसाधन। मानव सबसे बड़ा संसाधन है। अब देखिए आंसर में मैंने कोई खास नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा है मानव संसाधन सबसे बड़ा संसाधन है। तो यहाँ पे कोटेशन का काम कर गया और ये पूरा का पूरा नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसको समझते हैं, इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब ये है कि कह रहा है कि मानव जो संसाधन है, मानव क्या करता है? अपने शरीर से काम करता है और अपने बुद्धि, अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है, और फिर इसके बाद जो है जो उसकी आवश्यकताएं होती हैं उसको पूरा करता है। उसी को क्या कहते हैं? मानव संसाधन कहते हैं। यानी सिंपल सी बात ये है, कुछ लोग अपने शरीर से काम करते हैं, जैसे कि मजदूर है ज्यादा शारीरिक मेहनत करता है, और एक जैसे इंजीनियर है, डॉक्टर है, वो बौद्धिक क्षमता के आधार पर अपना विकास करता है। तो इन दोनों शरीर और बौद्धिक क्षमता के आधार पे मानव जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है तो उसे मानव संसाधन कहा जाता है, ठीक है। चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे प्रारंभिक और द्वितीय क्रियाकलाप में विभेद बताइए। यहाँ पे अंतर पूछा है, तो अंतर लिखने के लिए जो है आपको यहाँ पे 2 लाइन यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। जरा गौर फरमाते हैं, देखते हैं प्रारंभिक क्रियाकलाप या फिर प्राथमिक क्रियाकलाप क्या होता है।
इसमें पर्यावरण जो है, इसमें पर्यावरण में जो उपलब्ध संसाधन होते हैं उन्हीं को उपयोग किया जाता है और उन्हीं को प्रारंभिक जो है संसाधन या क्रियाकलाप के नाम से जाना जाता है। जैसे कृषि है, पशुपालन है, आखेट है, आखेट मतलब शिकार करना, खनन यानी जो खुदाई से हमें खनिज प्राप्त होते हैं इसको कहते हैं आपका प्राथमिक क्रिया या फिर प्रारंभिक क्रियाकलाप। यानी सिंपल सी बात है, ये सब हमें कहां से प्राप्त होते हैं? जवाब होगा प्रकृति से प्राप्त होते हैं। ठीक है, इंसान कृषि करता है लेकिन अगर मान लो कृषि में जो भी वो चीज उत्पादन करता है वो प्रकृति के द्वारा ही वो जो है उसका उत्पादन होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि प्राकृतिक शक्तियां जो होती हैं उन्हीं की प्रधानता इसमें जो स्वीकार की गई। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगला पॉइंट पे। अगला पॉइंट है यहाँ पे द्वितीय क्रियाकलाप, तो उसमें क्या लिखेंगे? इसमें कच्चे माल को दूसरे नई वस्तु में बदला जाता है, उसे द्वितीय क्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के समझ सकते हैं, गन्ना है, गन्ना एक कच्चा माल पदार्थ है। ठीक है, और यहाँ पे जो है गन्ने से चीनी बनाया जाता है, कपास है, कपास से जो कपड़ा बनाया जाता है, तो इसे हम कहते हैं द्वितीय क्रियाकलाप। सिंपल सी बात यह है दोस्तों कि प्राथमिक जो उत्पाद होते हैं उन्हीं को दूसरे उपयोगी वस्तु में बदल दिया जाए, उसे द्वितीय क्रिया कहते हैं। इस बात को डायग्राम के माध्यम से आप समझ सकते हैं। प्राथमिक क्रिया का मतलब इसमें कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन आ जाएंगे, और जो द्वितीय क्रिया है इसमें चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, कुटीर उद्योग, ये सब जाते द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो है कृषि में अगर जो भी फसल उत्पादन होते हैं, जैसे गेहूं है, गेहूं से फिर इसके बाद जो है मान लो कि मैदा बन गया, ठीक है, या फिर बिस्कुट बन गया, तो वो दूसरे वस्तु में बदल गया। जैसे गन्ना है, गन्ना से जो है चीनी बन गया, दूसरे उपयोगी वस्तु में बदल गया। तो इसका मतलब ये है कि जो हमें प्रकृति से मिलता है वो प्राथमिक क्रिया हो गया, जो हम उस प्राकृतिक वस्तु को दूसरे वस्तु में बदल देते हैं उसे द्वितीय क्रिया कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट है अति लघु का, तो आपके सामने ये रहा, गुच्छित बस्तियों को परिभाषित कीजिए। गुच्छित बस्तियां क्या होती हैं, इनको जरा समझने की कोशिश करते हैं कि गुच्छित बस्तियां क्या होती हैं। ठीक है, चलिए देखिए, आपके सामने गुच्छित बस्ती है, नाम से स्पष्ट है। गुच्छित का मतलब क्या होता है? गुच्छा, यानी जैसे चाबी का गुच्छा होता है उसमें कई सारे चाबियां होती हैं, जैसे अंगूर का गुच्छा होता है उसमें कई सारे अंगूर लगे होते हैं, ऐसे ही गुच्छित बस्तियां हैं। इन्हें जो बस्तियां होती हैं वो काफी पास पास होते हैं, करीब करीब होते हैं, सकरे रास्ते होते हैं, सटे सटे घर होते हैं, उन्हीं को गुच्छित बस्ती के नाम से जाना जाता है। तो देखिए कैसे लिखेंगे इसको। जब घर आसपास या पास पास बने होते हैं तो उसके रास्ते जो है सकरे होते हैं, तो उन्हें गुच्छित बस्ती के नाम से जाना जाता है। ऐसी बस्तियां जरूर मैदानों में उत्तरी पूर्वी राज्यों में देखने को मिलती हैं। तो इसका एग्जाम्पल आप भी ले सकते हैं। गुच्छित बस्तियां का अगर एक लाइन में समझना है तो बस आप इतना समझ जाइए कि जो गुच्छित बस्तियां होती हैं उसका मतलब ये होता है घर पास पास होते हैं, रास्ते बहुत सकरे होते हैं, उसी गुच्छित बस्ती के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन में दोस्तों अगला देखते हैं। प्रश्न मैं नहीं पढ़ता हूं, मैं क्वेश्चन यहाँ पे दिखा दे रहा हूं आप लोग को। भारत के किन्हीं दो सिंचाई साधनों का नाम पूछा है, तो यहाँ पे इस प्रकार से भी आप आंसर को प्रेजेंट कर सकते हैं, 1 नंबर 2 नंबर। ठीक है, आपको 2 नंबर यहाँ पे मिल गया। तो देखिए आप इस तरह भी ले सकते हैं और आप इस तरह भी ले सकते हैं, दोनों आपका सही है, लेकिन दोनों में कौन बेहतर लग रहा है? तो जवाब होगा आपका ये वाला ज्यादा बेहतर लग रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 214 देखते हैं। 14 में पूछा गया क्वेश्चन है कि पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम क्या है, इसके बारे में अगर आपसे पूछ लेगा तो क्या लिखेंगे? इस क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत पहाड़ी क्षेत्रों के विकास पर ध्यान केंद्रित करना होता है। इन्हें लिखा है पर्वतीय क्षेत्र में। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्रों में विकास करने की बात कही जा रही है। ज्यादातर पर्वतीय क्षेत्रों में ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो कार्यक्रम चलाया गया है उसमें कहा गया है कि जो भी पर्वतीय क्षेत्र हैं, जो भी वहां पे आबादी है, जो लोग रहते हैं, उनका जो है विकास करना है। तो इसका मतलब ये है कि पहाड़ी क्षेत्रों में जो विकास है उसको ध्यान केंद्रित करना है। इसका उद्देश्य है वृक्षारोपण करना, कृषि योग्य भूमि बनाना और कृषि करना, फिर बागानी करना, इन सब जो है कार्य करना इनका विशेष उद्देश्य है। ठीक है, इसके बाद तो वहां पे सड़क सुविधा, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की सुविधा भी जो वहां पे उपलब्ध कराई जाए, और ये सब कार्यक्रम जो है पंचवर्षीय योजना के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, सॉरी, पंचवर्षीय योजना का मतलब 5 वर्ष के लिए जो योजना चलाई जाती है, ये सब जो है उसी की शुरुआत में की गई थी। तो कहने का मतलब ये है पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ये जो है पर्वतीय क्षेत्रों पे जो लोग रहते हैं उन्हीं के विकास के बारे में चर्चा की जा रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। लिंगानुपात से संबंधित सवाल पूछा है,
तो लिंगानुपात का मतलब होता है स्त्री और पुरुष का अनुपात लिंगानुपात कहलाता है। एक लाइन का परिभाषा थोड़ा सा और लिख सकते हैं। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या होती है उसी को लिंगानुपात कहते हैं। इसका एग्जाम्पल लिख देंगे तो पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। लिंगानुपात बराबर महिलाओं की संख्या बटे पुरुषों की संख्या गुणे 1000। इस तरह से जो है आपका पूरा का पूरा नंबर आपको यहां से मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 16 देखते हैं। 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भारत में कुल उत्पादक जो क्षेत्र बताइए। तो देखिए एक तो झारखंड है, दूसरा पश्चिम बंगाल है, दोनों इंपॉर्टेंट है। और झारखंड का जो झरिया है वो फेमस है, पश्चिम बंगाल का जो रानीगंज है ये दोनों फेमस हैं और यहाँ पे कुल उत्पादक ज्यादा होता है। ठीक है, अब दोस्तों बात करेंगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न की। तो लघु उत्तरीय जो प्रश्न है वो दूसरी वीडियो मुलाकात करेंगे ताकि जो है आप बोर ना हो और आप सारी चीजें धीरे धीरे पढ़ते रहें। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और जिंदगी में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।